गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी अगर हम बात करें तो टॉपिक होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा एनवायरनमेंट का। और एनवायरनमेंट के अंदर भी यहाँ पर हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला कर सकते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, एंड सेकेंड वी कैन डू इट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। अभी जो हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम ग्रोथ को, विकास को उस तरीके से आगे बढ़ाएं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये विकास के साथ साथ जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड हो चुके हों। तो ये हमारे दो भाग हैं यहाँ पर, इसमें देख सकते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ कि आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल बोल रहा है वाई ग्रीन पुश नीड्स बैलेंसिंग, कि जो ग्रीन पुश है कर रहे हैं हम एनर्जी बनाने के लिए, उसको बैलेंसिंग क्यों चाहिए। और COP कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज कोल ब्रीदर इज अ की। देखिए, हमारा लगातार हमें बहुत दिनों से बात पता है कि COP28 की मीटिंग्स चल रही थी दुबई के अंदर। दुबई कहाँ पे? UAE के अंदर है। वहाँ पे भी जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट यहाँ पर फंक्शन बनता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके बाद में डेवलपमेंट जो होता है वो वहाँ पर बनता है 1992 के अंदर। और वो भी कब बनता है? जब रियो जी जनेरियो के समिट होते हैं। अर्थ समिट भी उसको बोला जाता है। अर्थ समिट के बाद से यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर बातें होने लगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस माना जाता है उसको माना जाता है पेरिस क्लाइमेट। ओके, तो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज क्या था? ये आपकी COP यहाँ पर हुई थी, COP20, जो कि 2015 में वहाँ पर हुई थी। और इस COP के अंदर ये बात साफ साफ लिखी गई थी कि कैसे फेज आउट करना होगा कोयल को, या कोयला जिसे हम बोलते हैं उसको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये काम हमें करना पड़ेगा हमारे क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए। 2015 एक ऐसा साल था जिस साल बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे हॉटेस्ट ईयर आज तक का 2015 के बाद 2016 को माना जा रहा है। और अब ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2023 ने। 2023 के सभी महीने आज तक सबसे ज़्यादा गर्म महीनों में काउंट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2016-15। तो ये बहुत ज़्यादा है। अब इसी के ऊपर फिर से मुद्दा उठा है कि कैसे हम लोग चाहते थे कि 1.5 डिग्री का जो हम लोगों ने एक अपना टारगेट लिया हुआ था कि इसको 2000 या फिर 2100, अगर मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा इसको टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज़्यादा जितना भी हमारा टेम्परेचर था अर्थ का, पूरी ग्लोब का, उसको हमें बचा के रखना है। लेकिन ये पूरा का पूरा एटलीस्ट इस साल के लिए 1.5 डिग्री से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और इसीलिए सभी जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी कंसर्न्ड है। इसके रिजल्ट हमें आर्टिक जैसी जगहों पर दिखाई ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उसी के ऊपर अब इंडिया की तरफ से बात करते हैं कि इंडिया का यहाँ पर स्टैंड क्या है। हम अच्छे से समझते हैं, जो भी मेरे साथ पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसने भी पहले वाले न्यूज़पेपर्स को देखा है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि कैसे कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर, देखिए पूरा जो COP था ना वो मोस्टली यहाँ पर 2 बल्कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, नॉट 2। पहला जो पार्ट था वो था आपका OPEC कंट्रीज़ का, दूसरा पार्ट था EU कंट्रीज़ का, और तीसरा जो पार्ट था वो था इंडिया एंड चाइना जैसे नेशंस का। अब हम बात करें कि OPEC कंट्रीज़ क्या है, तो OPEC कंट्रीज़ होती हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी वो कंट्रीज़ जो तेल को बनाती हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करती हैं बाहर। इसके अंदर ऑलमोस्ट 13 ऐसी परमानेंट कंट्रीज़ हैं। और इसमें भी जो सबसे बड़ा कंट्री यहाँ पर थी, जो यहाँ पर इसको हेड कर रही थी, वो थी सऊदी अरेबिया। यहाँ पर जब यहाँ पर COP के अंदर बार बार इस बात पे बात हो रही थी कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, तो ये जो 3 अलग अलग शाखाएं निकल के आई, उसमें से OPEC कंट्रीज ऐसी थी जो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वो कह रही थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही सिर्फ आपका फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड हो, तो वो तो उसके खिलाफ जाएंगी ही। EU सेकंड यहाँ पर हमारा जो ब्रांच थी वो थी EU क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 28 कंट्रीज़ हैं, और ये 28 कंट्रीज सभी की सभी यूरोप की कंट्रीज़ है। तो इसलिए इन सारी कंट्री जो भी यूरोप में आते हैं उन्होंने अपनी एक यूरोपियन यूनियन बना लिया। अब ये कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ थी जो इस बात पे बहुत ज़्यादा अड़ीग थी कि फॉसिल फ्यूल को तो हटाना ही पड़ेगा। अब उनके लिए उसकी इंपॉर्टेंस, वैसे नेचुरल गैस की बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पर इतनी सर्दी होती है, उन्हें रशिया से नेचुरल गैस खरीदना पड़ता है। लेकिन स्टिल USA जैसी कंट्री और EU जैसी कंट्रीज इस बात पे बहुत ज़्यादा अपना जो जोर है वो लगा रही थी।
थर्ड कैटेगरी अगर हम देखें तो है इंडिया एंड चाइना जैसे कुछ कंट्रीज जो कह रहे थे कि ठीक है कर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नुकसान इन्हें भी होने वाला था। ये ना ही बहुत ज़्यादा फेवर में थे, ना ही बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कि होगा तो ठीक है। चलिए, अब हमें ये सब कुछ समझ में आता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की इंटरनल पोजीशन क्या है। अब यहीं से हमारा आर्टिकल आज का शुरू होता है और बताता है कि किस प्रकार जो इंडिया की इंटरनल पोजीशन है वो हम देखेंगे कि इंडिया सेकंड यहाँ पर कोयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पूरे के पूरे विश्व में इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कोयला निकालती है। अगर ये रेगुलेशन हो जाता फॉसिल फ्यूल के ऊपर, और कोयल के ऊपर तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो इंडिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगते, एक्स्ट्रा जो पाबंदियां लगनी थी, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सपेंस भी लगते, पैसे भी लगते, वो इंडिया के लिए थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते या बुरे होते। स्टिल अगर हम अपनी पॉलिसी में बात करें तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख पाएंगे कि किस प्रकार से इंडिया का जो शेयर है अभी तक वो अलग अलग है। ये डाटा दिया गया है अक्टूबर 31 को 2023 का। ये डाटा या आंकड़ा हम बोल सकते हैं हमारे पास है। टोटल इंडिया के पास 2,39,072.91 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी फिलहाल है। उसमें से अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या सोलर एनर्जी के ऊपर हम बात करें जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है डेली, वो है आपकी ऑलमोस्ट 1,32,132.44। यहाँ पर ये थर्मल एनर्जी की बात की जा रही है फिलहाल। तो इतना यहाँ पर मेगावाट का है, और एक मेगावाट कितना होता है, 1000 मेगावाट मिलकर एक गीगावाट बनाते हैं। ठीक है, तो 1000 मेगावाट इज इक्वल टू गीगावाट। तो अभी हम बात करें मेगावाट के अंदर, या फिर हाइड्रो जो लार्ज है उसके अंदर भी देखेंगे ऑलमोस्ट 46,850.17। और इसी तरीके से न्यूक्लियर की रेंज काफ़ी कम है। डीजल तो और भी बहुत कम है कि डीजल का बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को जनरेट करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ पे लिग्नाइट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। कोयला देखिए आप, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयल का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसी के लिए हमारे जो कोयल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं जो कि है मिनिस्टर R.K. सिंह, वो नवंबर 22 को इधर आते हैं, बात करते हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कोयल की कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि बेसिकली जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हम सभी लोग अपना योगदान इंडिया भी दे सके। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। हालांकि इंडिया जैसी कंट्री और चाइना जैसी कंट्री जो थर्ड ग्रुप था ना, ये ग्रुप भी एक बात पे अड़ गया था और कह रहा था कि अब आप लोग अगर फेज आउट नहीं कह रहे हो, और यहाँ पर शब्द इस्तेमाल क्या किया गया था, ट्रांजिशनिंग अवे, कि हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, लेकिन हम फेज आउट नहीं करेंगे। तो ट्रांजिशनिंग अवे का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे हम बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी बाइंडिंग के कि हमारे ऊपर बिल्कुल लगाया गया कि नहीं इस समय तक आपको ये चीज़ कर देनी है, ऐसा नहीं होगा। अपनी मनमर्जी से हम लोग इससे दूर जाएंगे, ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। तो ये होता है मतलब ट्रांजिशनिंग अवे का। अब यहाँ पर बात थी कि इंडिया कहता है कि अब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कंट्री जो डिक्लेरेशन कॉप की हो रही है और उस पर साइन किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब साइन हो जाती है ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉप के अंदर बाइंडिंग हो जाती है कि आप लोगों के ऊपर ये बाइंडिंग है। खासकर अगर रेटिफिकेशन हो जाता है तो और ज़्यादा वो लीगली बाइंडिंग बन जाती है। तो यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने और चाइना जैसी जो लाइक माइंडेड कुछ कंट्री थी इस फेज में, उन्होंने बोला कि अब अगर कोई भी नया कोयल का प्लांट लगेगा किसी भी कंट्री में, तो वो कोई भी प्लांट बिना जब उसका इंटरनली जो आपका पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, उसको अगर वो लोग कैच नहीं कर सकते हैं तो नहीं लगाया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक फिनोमिना है कि अगर आप कोई कोयल बना रहे हो उसी को उसी प्लांट के अंदर कैच किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है और फिर उसको रीयूज में लिया जा सकता है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर सभी प्लांट्स के अंदर होनी चाहिए, तभी कोई प्लांट बनना चाहिए। ऐसा इंडिया की तरफ से यहाँ पर अग्रीमेंट गया था और उसके ऊपर सभी देशों ने वहाँ पर हामी भी भरी। तो यही था कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यही है कि स्टोर कैसा किया जाए। अगर सभी की सभी कंट्रियाँ, इंडिया ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चला जाएगा, तो हर दिन तो ऐसा नहीं होता है ना। जिस दिन बहुत ज़्यादा सन है, जिस दिन बारिश नहीं हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही है, तो हर दिन तो वैसा नहीं होगा। हर दिन अगर ऐसा नहीं होगा तो रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो बन नहीं पाएगी। सो इट्स बेसिकली प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर कंट्रीज। तो इसीलिए स्टोरेज का जब तक यहाँ पर फुल फ्लेज्ड
प्रोग्राम नहीं है कि ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी को पूरे अच्छे तरीके से स्टोर ना किया जाए, तब तक ये इशू ही बनकर रहने वाला है। खैर चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि अगेन आपका क्लाइमेट से आया है जीएस पेपर 3 में। अगेन हम चल सकते हैं क्लाइमेट चेंज का जो हमारा पोर्शन है। सबसे बड़ी समस्या आज के जो हम मानव है हमारे लिए जो बदलता हुआ ये क्लाइमेट है वही सबसे बड़ी समस्या है। और उसी के ऊपर आया हुआ है वाइल्ड फायर फिश राइज हाउ हॉटेस्ट आर्टिक समर इम्पैक्टेड रीजन। क्या बात हो रही है कि किस प्रकार से जो आप देख रहे हैं आर्टिक का जो एक रीजन है ना, वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा गर्म इस बार हुआ है इस साल के अंदर। और इसी वजह से जो वहाँ की नॉर्मल जो जैसे बियर जो होते हैं, हमें पता है कि बियर, या आप देख पाएंगे यहाँ पर फोटो में, हाइबरनेशन के अंदर जाते हैं। यानी जब ज़्यादा ठंड होगी तो ये लोग 5-6 महीने के अंदर अपनी बर्फ़ की ही गुफा के अंदर जो कि गर्म होती है अंदर से, उसको बनाते हैं और उसके अंदर जाकर सो जाते हैं। अब ये 4-5 महीने के लिए हाइबरनेट करते रहेंगे, सोते रहेंगे, उठेंगे नहीं। जब ये उठते हैं तो अब इनको भूख भी लगेगी, खाने को भी चाहिए। इनका प्रकृति ने ही इस प्रकार से निर्माण किया हुआ है, नेचर इटसेल्फ हैज़ मेड देम लाइक दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट ईटिंग फॉर सम टाइम एंड हाइबरनेशन के अंदर वो रह सकते हैं। सो अब वो लोग बाहर आएंगे और बाहर आके ये लोग क्या करेंगे, जब ये पानी जो थोड़ा बहुत पिघल चुका होगा आसपास का, वहाँ से ये करेंगे फिशिंग, और फिशिंग कर करके इसको खाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे फिश होती हैं। तो यहाँ की जो बेसिक फिश है ना, वो फिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है कि इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पर आपकी सोमालिया करके एक फ़िश है। और ये जो फ़िश है ना, ये फ़िश का जो बॉडी साइज़ है वो यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी कम हो गया है। खासकर जो सैल्मन फ़िश यहाँ पर बताई जा रही है, सोमालिया कह रही थी मैं, वो एक कंट्री है। सो सैल्मन की जो फ़िश है उसका बॉडी साइज़ वो छोटी होती जा रही है गर्मी की वजह से। वाइल्ड लाइफ की यहाँ पर हम बात करें कि किस प्रकार से यहाँ पर वाइल्ड फायर हो रही हैं। अब देखिए, हमें पता है कि अर्थ बेसिकली 3-4 भागों में बटी हुई। यहाँ पर हम अपनी अर्थ बना देते हैं जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है। ऑल राइट, अब ये अर्थ जो है इसके ऊपर यहाँ पर इक्वेटर रखते हैं। क्योंकि मैं इसको इस कलर से इसलिए बना रही हूँ, ये हमारी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर हो जाएगी ऊपर, यहाँ पे नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगी। अब ये जो रीजन होगा इसको बोला जाएगा पूरा का पूरा, क्या बोला जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे आप ज़्यादा हीट आती है, ऑब्वियस सी बात है, सन डायरेक्टली सन की जो रेज है वो यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर ज़्यादा हम देख पाएंगे कि ठीक है सर्वाइव कर लेते हैं फॉरेस्ट वगैरह, इट्स ओके दैट। उसके जो ऊपर वाला कुछ पोर्शन होता है 66 डिग्री तक का, ये आपका पोर्शन होता है इधर टेम्परेट जोन की। ये ना तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। तो टेम्परेट जोन जो ज़्यादातर यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ है उनमें हम इसको देख पाते हैं। ऊपर 90 डिग्री से लेकर हो जाता 90 डिग्री तक, यहाँ पर 66 से ऊपर तक फ्रिज्ड जोन देखा जाता है। कि फ्रिज्ड जोन क्या है, इसीलिए इसको अर्थ को इस तरीके से बांटा हुआ है क्लाइमेट के लिए कि फ्रिज जोन ऐसा जोन है जैसे आर्टिक का, जैसे नीचे अंटार्कटिक का जोन, ऊपर आप यहाँ पर आर्टिक को पाएंगे, नीचे इधर होगा अंटार्कटिक। इस एरिया में सभी का सभी सारी चीज़ें जमी हुई हैं। और जो पोर्शन इस टेम्परेट जोन के ऊपर जाकर और फ्रीज जोन के बीच में होते हैं, ये पोर्शन ऐसे होते हैं कि ये ज़्यादा हीट को सहन कर ही नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि उनके, अब मान लीजिए यहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्ट नहीं गिर रही, क्योंकि ये टिल्ट हो जा रही है ना। अब कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे भेजेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी कम होगा। एक चीज़ अगर डायरेक्ट कहीं पे आ रही है तो गर्मी ज़्यादा होगी, राइट। और इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, इंडिया को हम देखेंगे कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है और यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ हम देख पाएंगे नीचे की तरफ। तो ये इंडिया की पोजीशन है ऊपर की तरफ। अब क्या होगा अगर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्योंकि वहाँ के जो हम प्लांट्स लगा सकते हैं तो वो कुछ इस प्रकार के हैं ही नहीं कि वो हीट से रसिस्ट कर पाएँ। तो इसी वजह से, एक तो वो टेम्परेट है, वैसे ही सूखे होते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, कैसे, या तो कैनिफेरियस प्लांट्स मिलते हैं। आपने देखा होगा जो क्रिसमस वगैरह पे प्लांट्स को सजाया जाता है वो क्या है, ऊपर कौन की तरह है, ताकि जो बर्फ़ इनके ऊपर पड़े वो गिर के नीचे गिर जाए। दूसरा यहाँ पे डेडिडियस फोर्सेस भी मिलते हैं, फॉरेस्ट। आप लोगों को जब बता रही हूँ तो आप लोग जब एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या जो जगह है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग ग्रासलैंड होते हैं। और या फिर यहाँ पर हमें मिलते हैं जो सबसे
हम बात करते तो इस तरीके के फॉरेस्टेज का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा सन की लाइट गिरेगी तो पहले ही वो बहुत ही सूखे होते हैं, ज़्यादा नमी नहीं रखते हैं, तो इस वजह से ये गर्मी की वजह से यहाँ पर आग बहुत ज़्यादा स्पीड से लगती है। और यही यहाँ पर देखा गया है कि किस प्रकार से जब हम देखते हैं जैसे कनाडा के अंदर ऐसा माना जाता है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसका 40% जो लैंड है वो आता है आर्टिक के अंदर, आर्टिक के पोर्शन के अंदर, या हम मान सकते हैं लैंड को। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी लगातार जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, वाइल्ड जो फायर्स हैं वो भी देखी जा रही हैं। इससे भी अलग देखा जाए तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से परमा जो फ्रॉस्ट है वो थो कर रही है। परमा फ्रॉस्ट आपका एक ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आपके जो ज़मीन है, अब देखिए अगर मैं इसको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर है हमारा लैंड, दिस इज़ अवर लैंड, ऑलराइट। क्योंकि ठंड ज़्यादा है, यहाँ पर घर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, तो परमा फ्रॉस्ट होता है जो आपके ज़मीन के नीचे ये जमा हुआ फ्रॉस्ट एरिया है, जो पानी नीचे होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो जब जम जाता है। और यही परमा फ्रॉस्ट जो होता है वो यहाँ पर हमें ग्लेशियर्स में भी दिखाई देता है कि ग्लेशियर्स ऊपर से जमे हुए हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ से भी ये जमा हुआ था, लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, और ये एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, पानी हो, हवा हो, ये जो भी 2-3 चीज़ें होती है ये हमेशा गर्म जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ जाना चाहती है, सो दैट जो प्रेशर है वो, क्योंकि प्रेशर हट जाता है ना, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहीं पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो प्रेशर होने लग जाता है कम। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये धीरे धीरे मेल्ट होके नीचे नीचे बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है तो इससे भी वार्म हीट यहाँ पर भी जा रही है, फिर ये मेल्ट होगा। ऊपर से हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लैंड के नीचे से जब परमाफ्रॉस्ट वो होता है, फ्रीज नहीं होता है, तो वैसे बहने लग जाता है, तो ऊपर से समझ में नहीं आता है, लेकिन नीचे से क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एकदम से ऊपर से फिर ये जब इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर्स एकदम से गिरेंगे और फिर लैंडस्लाइड्स होंगी, लैंडस्लाइड्स नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लेशियर स्लाइड्स होंगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात की जाए तो वो है फ्लडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। अब ऑब्वियसली आइस यहाँ पर मेल्ट कर रही है और बाढ़ जैसी स्थितियाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। कौन बता रहे हैं सारी बातें? ये सारी बातें अभी अभी कुछ की फाइंडिंग्स दी गई हैं यूएसए की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एनुअल जो रिपोर्ट आती है आर्टिक रिपोर्ट कार्ड के द्वारा। इसको 82 साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो इसको रिव्यू करते हैं और 13 कंट्रीज से वो साइंटिस्ट यहाँ पर साथ में मिल के रिसर्च करते हैं हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ऑन एआई इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी। लास्ट मंथ ही यहाँ पर जो दिल्ली एआई का सबमिशन हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था यूके के अंदर। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि जीएस पेपर जो हमारा 2 है उसके अंदर हम इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं सिक्योरिटी के बेसिस से, राइट। अगेन जीएस पेपर 3 में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में भी कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है? ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये आईटी जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है, एआई जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर यहाँ पर मेन से सवाल आ सकता है कि इतना ज़्यादा ये लगातार न्यूज़ में रह रहा है तो ऐसी क्या क्या इसके इश्यूज़ हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये इतना न्यूज़ में था? तो ये सवाल बिल्कुल बन सकता है, इसीलिए उन इश्यूज़ का पता होना चाहिए। डीप फेक जैसे इश्यूज़, व्हाट्सएप के ऊपर इंडिया की तरफ से बोलना कि हमें अपना डाटा प्रोवाइड करवाइए, तो ऐसे सारे के सारे जो नेशंस हैं वो एक साथ में मिल के आ रहे हैं बार बार। जैसे इंडिया के अंदर भी अभी आया 29 मेंबर्स जो ग्लोबली पार्टनरशिप किए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये ग्रुप बना है जिपाई का ग्रुप।
ये ग्रुप एक ऐसा साथ में है जो न्यू दिल्ली में अभी आया हुआ था, और वहाँ से हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, वो इस समिट में जाते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर मेंबर कंट्रीज़ के साथ बातें करते हैं और यहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं। हम लगातार बात करें कि कैसे ये जो एआई का थ्रेट है ये स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग में यूके के समिट से। यूके के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ आती हैं, बातें करती है, और वहाँ पर कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं कि कोई भी अब नई जो टेक्नोलॉजी होगी वो पहले गवर्नमेंट से वेरीफाई करवानी पड़ेगी और तब जाके उसको बाहर आप लॉन्च कर सकते हैं। अब बात की जाए कि ये हमारा जो हो रहा है वो इंडिया से अलग कैसा है, सॉरी इंडिया का जो हो रहा है वो यूके से अलग कैसा है। यूके में भी तो लास्ट मंथ ये समिट हुआ है ना। तो बात की जाए तो इंडिया का समिट इसी वजह से अलग है क्योंकि इंडिया जो है उसने यहाँ पर बात की है सेफ्टी के साथ साथ इनोवेशन की भी। वहाँ पर जब यूके की बात हो रही है तो यूके कह रहा है कि अब यहाँ पर सिर्फ रेगुलेट करना है, आपके ऊपर सिर्फ पाबंदियाँ लगेंगी, आपके ऊपर सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि सेफ्टी का ध्यान रखना है, सभी को साथ आना है और उसके साथ साथ इनोवेशन करिए आप हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों सेक्टर्स हैं, इसके अंदर नए नए इनोवेशन करिए, इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाइए, ये सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि एआई के ऊपर सबसे पहली आवाज़ जो उठाई थी वो उठाई थी जापान की तरफ से। जापान से ये बात आती है कि किस प्रकार जो एआई है उसको इथिकल यूज़ में लेना बहुत ही ज़रूरी है। इथिकल एआई की बात होती है, 4-5 महीने पहले की ये बात है, हम लगातार न्यूज़पेपर कर रहे हैं, हमें इस बात का पता है। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हम देखते हैं कि यूके यहाँ पे एक रेगुलेशन लेके आ रहा है, बल्कि रेगुलेशन का एक समिट होल्ड करता है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। अब इंडिया और चाइना इस यूके के दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, दोनों कंट्रीज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जीपाई जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर 29 मेंबर कंट्रीज है, इसके अंदर चाइना एक मेंबर नहीं है। प्रीलिम्स में ये सवाल बिल्कुल बन सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर मेंबर है, 5-5 कंट्रीज का नाम दे देंगे अलग अलग। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एक सुपर टेक पावर कंट्री है और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कोई चीज़ इंडिया से रिलेशन में है, तो थोड़ा सा याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ठीक है उसके बाद क्या होता है मैम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यूएसए जो है वो सबसे पहले एक ऐसी कंट्री बनना चाहता है। यूके के अभी समिट को हुए 2 दिन ही हुए थे कि यूएसए एक ऐसी पहली कंट्री बन जाता है। वहाँ पे जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो अपने यूएसए में जाती हैं समिट अटेंड करने के बाद, और वहाँ पर जाकर उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर वो लोग कांग्रेस के अंदर एक एआई रेगुलेशन बिल को पास करवा देते हैं। सो ये लोग कहते हैं कि यूएसए जो है वो क्योंकि एक सुपर पावर है तो हम यहाँ पर भी सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, अब इंडिया की बारी आती है और इंडिया दिल्ली के अंदर ये अपना एक समिट रखता है, होल्ड करता है, और अब इसको पास करवा दिया गया है इन्हीं सारी बातों के साथ। और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने जब इनॉग्रेशन यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं उसको यहाँ पर एक सेशन लिखा और उन्होंने बोला कि ड्यूअल पोटेंशियल ऑफ एआई है। पोटेंशियल एआई का खतरे भी बहुत हैं, 21वीं सदी के अंदर बिगेस्ट डेवलपिंग टूल ये भी है, और साथ में ये बिगेस्ट डिस्ट्रक्टिव रोल भी निभाता है कि सब कुछ ख़त्म भी कर सकता है और सब कुछ डेवलप भी कर सकता है, बना भी सकता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की बात थी जिसको कहीं पे भी ऐसे वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई द बॉम्बे हाई कोर्ट पुल्ड अप द इलेक्शन कमीशन ओवर पुणे बाय पोल। देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक रिट पिटीशन जाती है एक इंसान में जो कि पुणे के रहने वाले थे। और रिट पिटीशन क्या होती है? रिट पिटीशन होती है, खासकर जो पिटीशन होती है वो मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 प्रकार की होती हैं, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाली हूं। जो रिट पिटीशन होती हैं ये अगर हम सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बिहाफ पर ही कोई इंसान इनको डाल सकता है। किसी भी इंसान को किसी भी कंट्री में ऐसा कोई नागरिक है जिसको लगता है कि मेरे जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान ने मुझे दिए हैं उनके साथ छेड़खानी हुई है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, उसको किसी भी नीचे कोर्ट के पास जाने की वो जरूरत नहीं होगी। वो रिट पिटीशन डाले, सुप्रीम कोर्ट में उनका मुद्दा सुना जाएगा।
अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के पास भी रिट पिटिशंस की जो है वो पावर होती है। और कैसे पावर होती है, लेकिन हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वाइड है, थोड़ी ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट पिटिशन सुनते हैं। उनकी जगह हाई कोर्ट ऐसी एक संस्था या इंस्टीट्यूशन मानिए जो नॉर्मल अदर केसेस के ऊपर भी पिटिशन सुन लेती है। और इसी वजह से यहाँ पर बॉम्बे के अंदर एक इंसान है जो कह रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पर इन्फ्रिंज नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ और इश्यूज है और उनके ऊपर मैं पिटीशन डालना चाहता हूँ। क्या इशू हुआ है? देखिए, पुणे एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर मार्च के अंदर वहाँ के जो एमपी थे उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ के जो एमपी थे उनकी जब डेथ होती है तो वो मार्च 29 को होती है। गिरीश बापवत उनका नाम था। और उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं करवाया गया। यहाँ पे जो अपनी ये डालते हैं, रिट पिटिशन डालते हैं, सुघोष जोशी उनका नाम है, लोग के ग्रेजुएट रह चुके हैं और रजिस्टर्ड वोटर है पुणे की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। नवंबर 7 को ये पिटिशन डालते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो इस मुद्दे के ऊपर कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे। और क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो लिखा गया है उसमें ये बात साफ साफ लिखी गई है कि आपका जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन करवा देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, अभी तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए गए हैं। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि क्योंकि इस समय को आने में यहाँ पर जो भी नया एमपी बनेगा उसको कम समय रहता है और फिर से दोबारा जनरल इलेक्शन होंगे 2024 के, तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। फिर बात होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 151A की, जो कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताता है। और वो एक्सेप्शन है कि ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जब नहीं करवाया जाएगा तब यहाँ पर जो इलेक्शन की डेट है उसमें सिर्फ 1 साल तक का समय रहता हो। अगर मिनिमम 1 साल से ज़्यादा समय है तो आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जनरल जो इलेक्शन की डेट है वो जून 2024 के अंदर होने वाली है, तो भी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का समय हो जाता है, मार्च में डेथ होती है, तो भी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर आपके इलेक्शन नहीं कराए और इस जो आपका एक एक्सेप्शन था उसका मिसयूज़ करा। तो हाई कोर्ट के पास ये बात पहुंचती है और अब हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, जो बाय पोल के इलेक्शन हैं उनको करवा दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय पोल का इलेक्शन क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी के रिमेनिंग पीरियड के लिए किसी और को इलेक्शन करवा के वहां पर बिठाया जाता है। तो ये एक मुद्दा था। नेक्स्ट हम चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स सर्वे। कल ही हम लोगों ने इस मुद्दे पर समझा था कि किस प्रकार से पहले वाली जो और कॉम्प्लेक्सेस थे मस्जिद और मंदिर को लेकर, वहाँ पर एक पिटीशन जाहिर की गई थी, चाहे वो रामकृष्ण हो। और ये जो शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स सर्वे है ये बात कर रहा है कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कृष्णा जी थे उनके ये जन्म का स्थान है, यहाँ पर उनकी बर्थ हुआ था। और उसके ऊपर औरंगजेब ने, जब औरंगजेब आते हैं आपके 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और 1656 के अंदर वो यहाँ पर आके बहुत एक लंबा समय के लिए रेन करते हैं, रूल करते हैं भारत की भूमि को। और उनको एक टाइटल दिया जाता है कि वो एक बहुत ही, बात किया जाए तो रिलीजियस फैंटिक रूलर था, कि बिल्कुल पागल था रिलीजन के पीछे। और उसने बहुत सारे टेम्पल्स को तुड़वाया, मौलवीज की बातें मानी, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और उन्हीं ने यहाँ पर कृष्णा जन्म जो टेम्पल था उसको यहाँ पर तोड़ा और उसको तोड़ने के बाद एक मस्जिद बनाई। हाई कोर्ट में ये मुद्दा जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बात थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे परमिशन दे देता है कि ठीक है, आप लोगों को परमिशन है, आप यहाँ पे सर्वे करवाइए। अब जो ईदगाह की तरफ से यहाँ पर मस्जिद है, वहाँ की तरफ से पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि यहाँ पर स्टे ऑर्डर दे दीजिए। ये कोई मुद्दा ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को डिक्लाइन कर दिया और बोला है कि अगर यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने बोला है, प्रूफ यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 3 प्रूफ दिए गए हैं कि कैसे वहाँ पर एक शीशनाग की हम देख पाएंगे, एक इमेज है जो कि हिंदू टेम्पल्स में यूज़ होती है। दूसरी बात किया जाए तो वहाँ पे सेंक्टम सेंक्टोरम है, क्या होता है, गर्भगृह जिसको हिंदी में बोला जाता है, सेंक्टम सेंक्टोरम, वहाँ पर भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि शायद वहाँ पर लिंग की एक
बात करें तो वो हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ईदगाह के जो कॉम्प्लेक्स है वो कहते हैं कि नहीं, ये टूटा हुआ फाउंटेन का, यानी जो मुस्लिम जो आर्किटेक्चर होता है वहाँ पर आप देखेंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर कि वहाँ पर बीच में एक झरना लगाया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि उसका टूटा हुआ भाग है। तीसरा यहाँ पर प्रूफ दिया गया है लोटस का, कि वहाँ पर एक पिलर है जिसके ऊपर उल्टा लोटस इस तरीके से बनाया गया सीधा, तो ये भी हिंदू टेम्पल्स की ही निशानी है। हालांकि यहाँ पर पहले जो औरंगजेब जैसे या और रूलर्स जो आए हैं वो हमेशा ये भी करते थे कि वो मंदिरों को तोड़वाते थे और उन्हीं को तोड़वा के मस्जिदों के अंदर उनके जो रिमेनिंग पार्ट है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी जिसको हमें पता होना चाहिए कि बाद में क्या इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है विजय दिवस के ऊपर। विजय दिवस के ऊपर ये जो न्यूज़ है ये बात कर रही है 16 दिसंबर की। ये इंडिया के अंदर 16 दिसंबर को एज अ विजय दिवस बनाया जाता है, क्योंकि ये जो 16 दिसंबर का दिन था उस दिन बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी मुक्ति बहनी के संघर्षों की, इंडिया का साथ देने की, इंडिया के इंटरवेन करने की, जो मार्च 29 से लगातार मार्च से लेकर दिसंबर 16 तक ये जो एक तरीके से लड़ाई रही है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, उसमें से एक नया देश बना था जिसको जाना जा रहा है आज बांग्लादेश के नाम से। इसके जो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर जो बुरा बर्ताव किया गया था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से, आज का जो हमारा इनका जो पाकिस्तान है, तो वो जो पाकिस्तान है जिसको आज हम जानते हैं उसकी तरफ से जो बुरा बर्ताव किया जाता था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, उसी में उन्हीं का एक जवाब देने के लिए मुक्ति बहनी यहाँ पर एक संस्था बनती है, या एक बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर बनते हैं, और वो सोल्जर्स गुरिल्ला वारफेयर के जरिए यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनको सपोर्ट करती है और इनको 1971 के साल के अंदर ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, और आखिर में दिसंबर के अंदर हमारी इंडियन आर्मी इनका साथ देते हुए यहाँ पर जो भी ट्रूप्स थे, जो 93,000 से ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान के ट्रूप्स थे वेस्ट पाकिस्तान के, उनको पकड़ा जाता है और उनके साथ फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बांग्लादेश साइन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर बाय पाकिस्तान साइन किया जाता है। वहाँ के जो पाकिस्तान के जनरल थे नाइजी, ये फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इंडिया के जनरल बैठे हुए हैं और इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के जनरल नाइजी, और ये साइन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर बाय पाकिस्तान। तो इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि ये एक इंडियन आर्मी की भी जीत थी, तो इंडिया में इसको एज अ विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर का ये दिन। तो सल्यूट है उन सभी जो भी ब्रेव हीरोज़ यहाँ पर लड़े थे और जिन्होंने इतने अलग एक कल्चरल डिस्टिंक्शन जो देश चाहता था उनकी मांगों को पूरा किया। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराडॉक्स इन पैलेस्टाइन। प्रताप भानु मेहता जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक अच्छी समझ रखते हैं, वो यहाँ पर इस आर्टिकल को लिख रहे हैं और बताते हैं कि कैसे गाज़ा का जो अटैक हो रहा है बार बार, वो अटैक इजराइल द्वारा गाज़ा पर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्स है। गाज़ा ने जो 7 अक्टूबर का वो दिन था जो यहाँ पर उनके एक त्यौहार चल रहा था, उस पर पर इजराइल के ऊपर अटैक किया और 200 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया, 900 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हुई। लेकिन अब ये आंकड़ा बदले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अगर हम बात करें तो गाज़ा के अंदर 20,000 से ज़्यादा लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जिसमें से 6,000 से ज़्यादा बच्चे थे जिनकी यहाँ पर मौत हुई है। 50,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और इससे भी ज़्यादा जो आधे से ज़्यादा गाज़ा है वो अब घरों को टूटकर एक रबल्स में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो डेब्री होती है, जब मलबा होता है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो चुका है। इतने अटैक वहाँ पर कर दिए गए हैं। अलग अलग कंट्री यहाँ पर इंटरवीन कर रही हैं और ये जो खाई है, जितना ज़्यादा ये युद्ध और बड़ा चलता रहेगा उतनी ज़्यादा ये खाई और बड़ी होती जाएगी दोनों देशों के बीच में। तो ये युद्ध की जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिनकी शुरुआत सबसे पहले जर्मनी की तरफ से भी की जाती है कि इतना ज़्यादा जर्मनी की तरफ से जो एक रेसिस्ट प्योर रेस के बदले में इतने सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है, लोगों को मार दिया जाता है। डेथ क्या हो जाती है, मारा जाता है पकड़ पकड़ के इजरायलीज को जो वहाँ पे रहते थे। और फिर यूएन अपने बीच में आके कहता है कि इनका एक नेशन दिया जाना चाहिए और वो होता है इजराइल। क्योंकि क्या क्वेश्चन है कि जेरूसलेम का यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। माना जाता है कि जो जेरूसलेम है वहाँ पर इजराइल के जो मूसा है या मौसिक हैं वो जन्म लिए थे और वही इन लोगों की जन्मभूमि थी।
इसीलिए इनको इज़राइल को दे दिया जाता है। हालांकि उस समय पे वहाँ पे अरबी लोग आ चुके थे और पैलेस्टाइन का वो फिलिस्तान का वो जगह बन चुका था, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो। और उस फिलिस्तान के जगह में जहाँ पर लोग मुस्लिम लोग रह रहे थे, उनके बीच में इस एक जगह को वहाँ पर दिया गया। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है। अब बात की जाए तो अब और भी ऐसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया जैसी ऐसी कंट्रीज है जो इस युद्ध को स्प्रेड होते हुए नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहते कि ये युद्ध आगे बढ़े और आगे बढ़ के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स या जगह को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाए, सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक बनाए। यूएसए हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है इस युद्ध के अंदर। लेकिन यहाँ पर प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली, या तो यूएसए बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर यूएसए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स, कि वो इस चीज़ को सॉल्व ही नहीं करवा पा रहा है। 200 से 150 से ज़्यादा यहाँ पर है। या तो वो बहुत कमज़ोर है अपनी पोजिशनिंग को लेकर, और इसी पे कहते हुए कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा लंबा अब ये युद्ध चलते जाएगा उतना ही पोटेंशियल है कि जो आइडियोलॉजिकल फिस्कर है दोनों कंट्रीज़ के अंदर वो और भी ज़्यादा वीक होता रहेगा, और वेस्ट जो है वो इसको और ज़्यादा आइसोलेट करता रहेगा। फिर कहते हैं कि एंगेज करना होगा। जो हिस्टोरिकल इतने ज़्यादा काउंटर फैक्चुअल हुए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं दोनों कंट्रीज़ में, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, इजराइल एंड अरब स्टेट्स के अंदर, उन सभी को इमेजिनेशन से बाहर निकाल कर डायलॉग्स के साथ ही बात करके यहाँ पर बातें होंगी। अभी मिनिमाइज डेथ को कम करने के लिए बहुत ही कम कुछ भी किया जा रहा है। ना वेस्ट यहाँ पर ढंग से पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही यूएसए यहाँ पर ढंग से पार्टिसिपेट कर रहा है। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है ए जर्नी फॉर ऑर्गन्स। लिखा गया है संजय नागराल के द्वारा, जो कि खुद एक सर्जन है मुंबई के अंदर। ये खुद एक सर्जन रह चुके हैं। बताते हैं कि जब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की बात होती है ना, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही एक अच्छी भी बात है, और इसका फ्यूचर भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गन हैं, जो डेथ हो चुकी हैं, डेड पीपल हैं, उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के लिए दे दिया जाए लोगों को जिनकी इनकी बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर हमारे खुद के प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली है कि जी बिल्कुल, जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, जिनके जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, जिनके लोग जिनको उनको बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर ऑर्गन दिलाने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब जब इन ऑर्गन्स को इलीगली, बिना किसी कानून के इलीगली इनको ले लिया जाता है गरीब लोगों से, जो लोग पैसा जिनके पास नहीं है, और उनको लेके आया जाता है अलग अलग जगहों से। हर बार न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं की ये खबर आती है। पहले कोलकाता से ये न्यूज़ आई थी कि किस प्रकार से डॉक्टर्स यहाँ पर ये काम कर रहे हैं मिलजुल कर। यहाँ पर संजय नागरल खुद एक सर्जन होते हुए ये बात बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर को ये बात ना पता चले कि ये उसके रिलेटिव है, नहीं है, या जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो इंसान एज ए बाई किया हुआ है, वेल्थ के सहारे से उसको खरीदा गया है, या फिर वो अपनी इच्छा से इसको डोनेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ पर डॉक्टर को ये बात पता होती ही है। अब मुद्दा आया है दिल्ली की तरफ से। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जिस बहुत ही नामी गामी ये हॉस्पिटल है, जिसके अंदर म्यांमार जो देश है वहाँ से लोग आ रहे हैं और वहाँ से जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर, फेक डॉक्यूमेंट्स ये बनवा रहे हैं, और उसके बाद रिलेटिव बताकर ये जो प्लांट होता है ऑर्गन्स का वो किया जा रहा है। देखिए बात ये है ना कि जो अमीर आदमी हैं, जिनके पास वेल्थ है लेकिन ऑर्गन नहीं है, वो लोग अपने देशों को छोड़ के क्रॉस इंडिया के अंदर आते हैं। मेडिकल टूरिज्म एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, खासकर जब आप पेयर बना के आते हो, अपने रिसिपेंट को भी साथ में लेकर आ रहे हो आप कि ये मुझे देगा ऑर्गन, तो उस समय पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ से वापस जाने तक भी ये प्रोसेस सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। और तब ये लोग आते हैं और ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो ये यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो भी मिलकर इन ट्रांसप्लांट्स को यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एक ट्रू नेचर दे रहे हैं, और एक ये सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर एक स्कैम चला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनके ऑर्गन्स तक को ले लिया जा रहा है, या फिर वो खुद दे रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न।
मेडिसिन, बट ये एक बहुत ही गलत बात है, ये देश के लिए भी बहुत गलत बात है। यहाँ पर अगर किसी और कंट्री से कोई और इंसान ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने आता है तो उस कंट्री को सबसे पहले परमिशन देनी पड़ती है, वहाँ की जो एम्बेसी होती है उसको परमिशन देनी पड़ती है, और उसके बाद इंडिया के अंदर जो आ रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पर आपकी होती है एक ऑथराइजेशन कमेटी, और ये जो ऑथराइजेशन कमेटी है, इस ऑथराइजेशन कमेटी को यहाँ पर आपकी परमिशन देनी पड़ेगी फिर से डॉक्यूमेंट्स को देख के कि ठीक है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स रह जाती है यहाँ पे अभी कि यहाँ पर अच्छे से इन डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं लगाया जा रहा है, वरना इतने लोग इधर नहीं आते, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती। सो ये जो संजय नागराल जी हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर्स को भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, और हमारा जो फ्यूचर होने वाला है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, उस पर भी हम लोगों को सभी को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये एक तरीके से इथिकल तरीके से होना चाहिए। जिंदा जागते लोगों के साथ इस तरीके का दबाव ना बनाया जाए। ड्यू टू फाइनेंशियल इशू सभी को ये होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही अनइथिकल प्रैक्टिस है, ये सब नहीं होते होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को मिलकर और जो वर्ल्ड है उसके समय पे डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आफ्टर डेथ। लेकिन अभी जो काम हो रहा है डेथ से पहले जो इनको ऑर्डर किए जा रहे हैं वो सब बिल्कुल रोके जाने चाहिए। बहुत ही डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन है, बार बार न्यूज़ में आता है, बार बार लोगों को बिना उनकी इच्छा के साथ लेकिन उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर और कड़ी निगरानी रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आप लिख सकते हैं आपके ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 के अंदर जो स्कीम्स का हमारा पोर्शन होता है, जो हमारा सिक्योरिटी का पोर्शन होता है, सोशल जस्टिस का जो हमारा टॉपिक है, इन सब के अंदर। इसके अलावा ऐसे में भी ये काम आ सकता है। और यहीं पे आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक जुड़ा हुआ है आप लोगों का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।